नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती का ये अंक लेकर हाजिर हूँ मैं नवोदिता और मैं मनोज। मनोज, एक पाठक के तौर पर हम महसूस करते हैं ना क्या? कि साहित्य के संसार में ऐसे कई लेखक और रचनाएं हैं जो देश और काल का अतिक्रमण करते हुए अपनी पूरी समर्थता के साथ हम पाठकों के बीच मौजूद रहते हैं। बिल्कुल नवोदिता। और ऐसा ही एक नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पंडित चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्धि कथाकार के रूप में सर्वाधिक हुई। हालांकि उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में जमकर लिखा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियां ही पर्याप्त हैं उनके रचे को गुनते रहने के लिए। इनमें भी उसने कहा था सबसे चर्चित थी। सन 1915 के आसपास सरस्वती पत्रिका में ये कहानी छपी थी। मनोज, मुझे लगता है गुलेरी जी की कहानियों में प्रेम की स्मृति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उन्हें अलग बनाता है। सही बात। और हम ये कह सकते हैं कि अपनी यथार्थवादी प्रकृति में उनकी कहानियां भारतीय समाज के संघर्षों, अंतर विरोधों और मान्यताओं के समानांतर प्रेम की मधुर और भावुक स्मृतियों के एक सोते का निर्माण करती चलती हैं। मुझे तो याद आता है, उसने कहा था कहानी में, तेरी कुड़मई हो गई क्या, जैसा किशोर प्रेम का एक निर्दोष प्रश्न। और उस प्रेम की स्मृति कहानी में घटनाओं और काल के परे जाकर आद्योपांत मौजूद है। वहीं बुद्धू का कांटा में एक निश्चल प्रेम है जो एक कांटे में अपने प्रेम की स्मृतियां संजोता चलता है। मुझे एक टिप्पणी याद आई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्या? इस कहानी के विषय में वो एक जगह कहते हैं, घटना उसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। 7 जुलाई को लगभग 142 साल पहले जन्मे इस रचनाकार की कहानियां अनायास ही एक ऐसा संतुलन रचती हैं जहां प्रेम की स्मृतियां यथार्थ के कठोर सत्यों के बीच चमकती रहती हैं। उन्हें पत्रिका का स्मृति नमन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया सरस्वती पत्रिका का। हाँ। तो ध्यान आया कि लगभग 125 साल पहले इस पत्रिका ने पाठकों को कितना अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया था। और आज के युग में ये उपलब्धता लगभग असीम हो चुकी है। कैसे? भाई, सूचना क्रांति के बाद डिजिटल फलक पर साहित्य का संसार इतनी तेजी से दिनों दिन फैल जो रहा है। ब्लॉगिंग की दुनिया से शुरू होकर पुस्तकों और पत्रिकाओं के ई प्रकाशन तक डिजिटल स्पेस में हिंदी साहित्य का वर्तमान परिदृश्य कैसा है, ये समझने के लिए मिलते हैं साहित्यकार, संपादक और प्रकाशक अनुराग वत्स से। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। धन्यवाद। सबसे पहले यही समझते हैं कि कवि, पत्रकार और संपादक, ये जो यात्रा है आपकी, ये किन किन चरणों, किन किन पड़ावों से होकर गुजरी, और क्या कभी किसी तरह का विरोधाभास या कोई संघर्ष रहा इन तीनों भूमिकाओं में? कविता बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन उसको अच्छे कवियों, अच्छी किताबें और दुनिया जहान के अनुवाद पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ देर पहले पढ़ना चाहिए, और फिर पढ़ने में इतना मन लग गया कि बहुत लंबा अरसा पढ़ने में ही निकल गया और लिखना बहुत पीछे छूट गया। और संपादन में दिलचस्पी थी तो संपादन का काम किया। पत्रकारिता से संपादन में, साहित्यिक संपादन में बहुत मदद मिली, क्योंकि जो काम आप डेस्क पर बाकायदा अभ्यास से करते हैं वो डिसिप्लिन आप में डेवलप करता है कि आप लंबे लंबे टेक्स्ट को, बड़े टेक्स्ट को धीरज के साथ पढ़ें, उसके साथ इन्वॉल्व हों। कई दफ़ा आपको पसंद नहीं आता,
तब भी आप उसको आद्योपांत पढ़ते हैं और तब उसके बारे में कोई फैसला लेते हैं। तो संपादन के काम में उसे बहुत मदद मिलती है। एक संपादक को दुर्भाग्यवश वह सब भी पढ़ना होता है जो उसको नहीं छापना है, क्योंकि नहीं के निर्णय के लिए भी आपको एक तरह की सम्मति बनानी पड़ती है कि क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों हाँ। ये जो डिजिटल स्पेस का मामला है ये कंपैरेटिवली नया है, तो आपको मूलतः क्या फर्क दिखाई पड़ता है जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है और जो ये डिजिटल स्पेस में पब्लिशिंग है? देखिए, जब मैंने 2008 में सबद नाम की वेब मैगजीन के जरिए संपादन शुरू किया साहित्यिक रचनाओं का, तो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि उस माध्यम में, वेब माध्यम में, हिंदी अभी शुरू हो रही थी। उसके बहुत सारे मंच और बहुत सारी उसकी आउटलाइन है वो क्लियर नहीं थी, स्पष्ट नहीं था। ब्लॉग के नाम पर जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, अपनी चीज़ें लिख रहे थे, बहुत व्यक्तिगत या कई दफ़ा कुछ राजनीतिक टिप्पणियाँ लिखा करते थे, लेकिन साहित्य को और एक पत्रिका के रूप में पेश करने के लिए ऐसा कोई विशिष्ट मंच नहीं था। हमने ये किया कि पुस्तकों के माध्यम से, और एक पत्रिका की जो सबसे बड़ी शर्त होती है, जो प्रिंट की पत्रिका होती है, वो अपनी नई रचनाओं से आगे जानी जाती है। कितनी नई रचनाएं उसने प्रकाशित की, नए अनुवाद पेश किए, तो इन सब मानकों को सामने रख के हमने वो शुरुआत की। हमने लेखकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि जैसे आप प्रिंट की पत्रिकाओं के लिए रचनाएं भेजते हैं और उसमें उन रचनाओं को पहले कहीं प्रकाशित नहीं कराते हैं, उसी तरह आप रचनाएं भेजिए और हम उसको सर्वप्रथम प्रकाशित करेंगे। उसके अनेक पाठक होंगे, क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेट का प्रसार हो रहा था और लोग, ब्लॉग की दुनिया थी, उससे काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे थे, खासकर जो हिंदी साहित्य पढ़ते लिखते हैं। उस समय बहुत से लोगों ने सहयोग किया, बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, हम ये बड़ा सीरियस माध्यम नहीं है, कि जो कि उस समय था भी नहीं सीरियस। तो एक किस्म की सीरियसनेस भी हमने पैदा की, लोगों के मन में ये विश्वास जगाया कि हम एक नए माध्यम में साहित्य को लेकर के बहुत संजीदा और बहुत उम्दा काम कर सकते हैं। यही वजह है कि उस समय बहुत से लोगों ने, जिसमें अग्रणी हैं कुंवर नारायण, चंद्रकांत देवताले और बहुत से लोगों ने, मंगलेश डबराल, विष्णु खरे, गीत चतुर्वेदी, व्योमेश शुक्ल, तमाम लोगों ने उस समय अपनी रचनाएं, अलग अलग पीढ़ी के लोगों ने हमें मुहैया कराई और हमने उनको बहुत पाकीज़गी से, बहुत ऊंचाई से और बहुत संजीदगी से लोगों तक पेश किया। पाठकीय प्रतिक्रिया जो होती है वो कैसे आपने मापी कि क्या है, मतलब इसकी पहुंच? इसकी एक दिलचस्प वानगी ये है कि हमने व्योमेश शुक्ल की एक कविता छापी थी, साइकिल का पहिया जी, और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो अब भी दस्तावेज वहाँ मौजूद है। साइकिल का पहिया एक कविता है और उसके नीचे की बहस जब आप देखेंगी और उसमें शिरकत करने वाले नाम जब आप देखेंगी तो आपको हैरानी होगी कि इतनी ऊंचाई से और इतनी परस्पर एक दूसरे को काटते हुए बहसें वहाँ कैसे संभव हो सकी उस चंचल स्पेस में, जहाँ पर आदमी कोई भी कुछ भी लिख करके जा सकता था। तो पाठकीय प्रतिक्रिया इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को वहाँ से, उस पोस्ट के जरिए हमें मालूम चला कि लोगों में अपनी बात रखने का और असहमत होने का और दूसरा नज़रिया पेश करने की बड़ी उत्कट इच्छा है, और उसको उन्होंने बड़ा खुल के पेश किया और उससे हमें एहसास हुआ कि हम जिस तरफ प्रयास कर रहे हैं वो निरर्थक नहीं है, और लोग जुड़ने लगे। बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे पास रचनाओं का अंबार होता था और हम छाप नहीं पाते थे उतनी रचनाएं। भाई संपादन करते हुए अब थोड़ी सख्ती वो बरतना होगा और बहुत से लोगों को हमें विनम्रतापूर्वक ना कहना पड़ा, लेकिन चूंकि मंच सबको मुहैया था, टेक्नोलॉजी फ्री थी, तो बहुत सारे ब्लॉग बाद में 2008 के बाद 9, 10, 11 आते आते हिंदी में ब्लॉग की भरमार होने लगी, और वो सारे ब्लॉग उन लोगों द्वारा संचालित किए जाने लगे जो मूलतः लिखने पढ़ने वाले साहित्यकार थे। जी, जब आप वेब पर पब्लिशिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने आप आर्टिकल्स या लेख आपको पब्लिश करने हैं, कितने नहीं करने हैं, तो वो कैसा है मामला? देखिए, दो बातें समझना चाहिए कि वेब स्पेस में जो भी चीज़ें आप डालते हैं उसके जो रिसीव करने वाले हैं वो ज़्यादातर 6 इंच की स्क्रीन वाली मोबाइल वाले हैं और उनकी पढ़ने की एक लिमिट है, तो उनको आपको चरणबद्ध तरीके से फीड करना होगा। जैसे आजकल की तारीख में
समालोचन नाम की जो वेब मैगजीन है, जो इसका संपादन अरुण देव करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जानकी पुल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। लेकिन मैं 2014 के पहले की बात बता रहा हूँ, जब तक फेसबुक ने वो स्पेस मुहैया नहीं कराया था कि आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं, तब तक ब्लॉग ही सब कुछ था जी। अब तो ये सारा काम चूंकि फेसबुक पर हो रहा है, तो धीरे धीरे ब्लॉग आप देख रही हैं कि ब्लॉग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, केवल उन जगहों पर बचे हुए हैं जहां पर लोग बहुत निष्ठा से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटल एरा में जो हिंदी साहित्य का प्रसार है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ब्लॉग को लेकर के एक किस्म से बड़ा गंभीर साहित्यकारों के मन में रूखापन था। इसी तरह फेसबुक के बारे में लोग कहते थे फेसबुक या जनरेशन है आदि इत्यादि, फेसबुक या लेखक या कवि आज तक लोग कह के लांछित किए जाते हैं। सच्चाई ये है कि जो साहित्यकार 2010 के आसपास ऐसा कहते थे, 2020 के आसपास अपना पूरा का पूरा दीवान फेसबुक पर छाप रहे हैं, क्योंकि तब उन्होंने डिजिटल माध्यम में भाषा के प्रसार के बारे में, साहित्य के प्रसार के बारे में बहुत नकारात्मक अपना दृष्टिकोण रखा था। आज की तारीख में मैं आपको 2-3 मंच स्पष्ट रूप से गिनाता हूँ। एक, जहाँ पर फेसबुक है या इंस्टाग्राम को भी अब जोड़ना ज़रूरी है, वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं, खासकर नई पीढ़ी। इसके अलावा आप देखिए कि पॉडकास्ट है, रेडियो के पैरेलल एक पॉडकास्ट का संसार बन रहा है, और पॉडकास्ट को डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए केवल आप आवाज का लाभ ना लें, सामने दो बैठे लोग कैसे बात कर रहे हैं इसका भी आनंद लें, तो आप YouTube पे उसके वीडियोस देखते हैं। इसके साथ साथ लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको अब धीरे धीरे रिकग्निशन मिलने लगा है, जैसे ऑडियो बुक, है ना, ये सारे डिजिटल माध्यम है। और एक जो मेरा काम 2021 में मैंने टेकअप किया था, जिसमें 232 किताबों के आसपास हमने पब्लिश किया, ऐप के माध्यम से पुस्तकों को मुहैया कराना। तो अब उसमें बहुत सारे लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं, कुछ फेल हो रही हैं, कुछ के अपने एकदम स्पष्ट से कमर्शियल एस्पेक्ट हैं, उसको रीच आउट करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके की रचनाएं शामिल कर रही हैं, लेकिन फेल पास होने के बावजूद लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जो स्थिति 2006, 7, 8 के आसपास एक शंका की तरह शुरू हुई थी, आज एक विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज पीपल्स कनेक्ट का माध्यम, जनतांत्रिक और सर्वसुलभ माध्यम इंटरनेट है। इंटरनेट पर कौन कौन से ऐसे मंच हैं? तो एक मंच जिसका आप निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जिसको अब एक्स बोलते हैं। इन सब मंचों पर आप या तो खुद सक्रिय रहिए, या नहीं तो उन लोगों से जुड़िए, उन मंचों से जुड़िए जो सक्रियता से इन चीजों को लेकर के जुनूनी ढंग का काम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको मालूम है, उनको पढ़ने वाली जो पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा इन माध्यमों में उनके पास आकर के उनसे संवाद करना चाहती है। तो संवाद की गुंजाइश इंटरनेट ने बढ़ाया है। इसने भाषा को और साहित्य को बहुत लचीला और लोकतांत्रिक बनाया है। अनुराग, आपके अनुभव में जो लोग हमेशा कागज और कलम पर लिखते रहे या टाइपराइटर्स का इस्तेमाल करते रहे बहुत समय तक, ऐसे लोग जिनमें से हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, जब उन्होंने प्रयास किया इस माध्यम पर आने का, इंटरनेट पे अपने पाठकों के साथ जुड़ने का, जब उनकी रचनाएं आपके पास आती होंगी, तो आपके अपने अनुभव में वो ट्रांजिशन कैसा रहा? ये मैं मानता हूँ कि शुरू में लोग रिलक्टेंट थे। ब्लॉग जब मैंने शुरू किया था तो मुझे याद है चंद्रकांत देवताले ने हाथ से लिख करके भेजी थी चीजें, फिर मैंने उसे टाइप किया था। इसी तरह विष्णु खरे की एक पूरी की पूरी पुस्तिका मैंने हाथ से टाइप की। तो उस समय हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता था अपने एंड पे। उनको एक बड़ा जो बदलाव करना था अपने लिखने पढ़ने की आदत में, यानी पेपर फ्री वर्क करना था। तो वो पेपर फ्री वर्क उस समय करने को कई लोग उत्सुक नहीं थे, कई लोगों की आदत में शामिल नहीं था। लेकिन समय बदला और लोगों की आदतें बदली, और आज आप देखिए बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अब भी पेपर पर सब कुछ करते नजर आएंगे। लोग धीरे धीरे नए माध्यम में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये होना मैं ठीक मानता हूँ। आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीद करेंगे कि उनको एक क्लिक पर, मान लीजिए आप नवोदिता मिश्रा लेखिका है तो उनकी रचनाएं एक क्लिक पे मिल जाएं फोन पे। और इसका एक दूसरा पहलू देखिए, मेरा एक्सटेंडेड
परिवार रहता है अमेरिका में, उसको हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें सुलभ नहीं है वहाँ, वो इस डिजिटल स्पेस से कितना लाभान्वित हो रहा है। और मेरी तरह न जाने कितने परिवार के सदस्य एक दूसरे से दुनिया भर में फैले हुए जो आपस में न सिर्फ हिंदी बोलते हैं बल्कि वो बोलियां भी बोलते हैं, भोजपुरी, मगही, उन सब का साहित्य, केवल हिंदी नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य भी अब डिजिटल स्पेस में अपने पांव पसार रहा है। और ये लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका कोई रिवर्स नहीं है। ये बढ़ेगा तो साहित्य का भलाई होगा, इससे पुस्तकें लुप्त नहीं हो जाएंगी, पुस्तकों की ओर ललक बढ़ेगी। जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, युवा हो या किसी भी उम्र में हो, तो उनको क्या सलाहोगे? देखिए, पब्लिशिंग अब संकट नहीं है, पहली बात समझना चाहिए। सेल्फ पब्लिशिंग के इस दौर में, और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेखक केवल अपनी अहम की संतुष्टि के लिए कि हाँ एक पुस्तक लिखने के बाद मैं भी लेखक हूँ, उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो हमारे किसी हिसाब में नहीं है। लेकिन कोई शेखर एक जीवनी जैसी चीज़ लिखेगा, कोई मैला आंचल जैसी चीज़ लिखेगा, कोई अंतिम अरण्य जैसा उपन्यास लिखेगा, तो उसको छापने वाला तो बहुत भाग्यशाली होगा। वैसे लेखक की तो निरंतर तलाश करते हैं लोग, पाठक तो करते ही हैं, अच्छा पब्लिशर उसको छाप के धन्य होता है। अगर आप टेक्स्ट के प्रति ईमानदार हैं, अपने लिखे को लेकर के बहुत मेहनती हैं, जुनूनी हैं, सुझावों को स्वीकार करते हैं, संपादक के साथ मेहनत करते हैं, आप यकीनन आपके लिए आज नहीं तो कल एक प्रकाशन गृह का द्वार खुलेगा। और चाहे आप जहाँ से भी छपें, बड़े या छोटे, आज एक ऐसा दौर है जिसमें आप अपने को अच्छे लेखन के बल पे मजबूती से खड़े रख सकते हैं। एक बहुत ओपन स्पेस है, इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं। आज हिंदी का हर एक सजग और सक्रिय लेखक इंटरनेट पे मौजूद है और संयोगवश पाठक से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। मेरे ख्याल से बहुत सारी जिज्ञासाओं का शमन आपने भी किया है, श्रोताओं का भी और मेरी भी। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने डिजिटल पटल पर साहित्य के परिदृश्य को समझने की कोशिश की अनुराग वत्स के साथ। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। बीते दिनों साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। युवा पुरस्कार 10 कविता पुस्तकों, 7 कहानी संग्रहों, 2 लेख, 1 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास, 1 गजल पुस्तक और 1 संस्मरण के लिए दिए जाएंगे। इसी क्रम में अकादमी द्वारा 7 उपन्यासों, 6 कविता पुस्तकों, 4 कहानियों, 5 लघु कथाओं, 1 नाटक और 1 ऐतिहासिक कथा के लिए अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। और एकमात्र नाटक जिसे वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, वो है मैं जालियांवाला बाग बोल रहा। तो चलते हैं जालंधर और मिलते हैं इस नाटक के रचयिता पंजाबी साहित्यकार कुलदीप सिंह दीप से। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जब आपने इस सम्मान की खबर सुनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब इस अवार्ड की खबर मुझे मिली तो सचमुच किसी भी इंसान को जो खुशी होनी चाहिए, इतना बड़ा अवार्ड की खबर सुनकर वो मुझे भी हुई और बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे काम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया है जी। क्योंकि किसी भी लेखक के लिए ये बहुत बड़ी और मान सम्मान की बात होती है कि उसके काम को भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जाए। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो साहित्यकार है वो अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करता है और फिर साहित्य के जरिए उसे व्यक्त करता है। मगर जहां तक बाल साहित्य की बात है, बाल साहित्य में आपको बच्चे की मानसिकता के स्तर पर उतरकर ही कुछ कहना होगा। बाल साहित्य का काम करना काफी मुश्किल काम है, तो आपको बाल साहित्य में काम करना कितना चुनौती वाला काम लगा? देखिए, कुछ बच्चे लिखते हैं, बच्चों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य, बच्चों द्वारा बड़ों के लिए लिखा गया साहित्य, और इसी प्रकार बड़ों द्वारा बच्चों के बारे में लिखा गया साहित्य
और बड़ों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। सो ये 4 श्रेणी है इसकी बाल साहित्य की। मेरा जो बाल साहित्य है वो है बड़ों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बाल साहित्य की है। बाल साहित्य ही एक नर्सरी तैयार करता है जिससे वो बच्चे बड़े होकर पाठक बनते हैं, वो बच्चे बड़े होकर लेखक बनते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात, वो बच्चे बड़े होकर संवेदनशील इंसान बनते हैं। अगर बच्चों को संवेदनशील इंसान बनाना है भविष्य का, तो उनको बाल साहित्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब मैं बाल साहित्य लिखता हूँ तो मेरे सामने ये बड़ा मकसद होता है कि मेरे बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे पाठक बने, बच्चे लेखक बने, बच्चे संवेदनशील इंसान बने, बच्चे समाज के प्रति अपना दायित्व समझें, बच्चे अपने आप को समझें। इसीलिए मैं अपना बाल साहित्य लिखता हूँ। मेरे 2 मुख्य क्षेत्र हैं काम करने के, एक नाटक और दूसरा बाल साहित्य। और कमाल की बात ये है कि मुझे जो ये पुरस्कार मिला है, इसमें नाटक भी शामिल है और बाल साहित्य भी शामिल है। और पंजाबी में अभी तक जितने भी बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं, उसमें से मैं ही पहला हूँ जिसने बाल साहित्य के क्षेत्र में नाटक लिखकर ये पुरस्कार प्राप्त किया है। सो मेरा जो पुरस्कृत पुस्तक है वो मैं जलियांवाला बाग बोलता हूँ, वो बाल नाटक है। बाल नाटक भी एक बिल्कुल नई किस्म का बाल नाटक है। मैंने एक नया प्रयोग किया बच्चों के साथ। जब जलियांवाले बाग की 100 साला शताब्दी हम मना रहे थे, तब मैंने मेरे स्कूल में काम करते हुए मेरे बच्चों के साथ एक धारावाहिक इतिहास पर काम किया। मैं रोज 7-8 मिनट का एक एपिसोड लिखता था जलियांवाला बाग पर, और उसको मॉर्निंग असेंबली में तैयार करवाकर बच्चों के साथ खेलता था। बच्चे उसकी प्रस्तुति करते थे। मैंने 10 दिन में उसके 10 एपिसोड लिखे। मैंने उसको नैनो नाटक का नाम दिया। नैनो नाटक की विधा बिल्कुल नई है पंजाबी में। उसके बाद मैं इन 10 सीरीज को जोड़कर एक बड़ा नाटक 40-45 मिनट का नाटक तैयार किया, जिसके शो किए मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, उसके बाद कला भवन चंडीगढ़ में, और एक शो हुआ अंधरेटा में हिमाचल में, जिसको जो नोरा रिचर्ड की कर्म भूमि है, जिसको पंजाबी नाटक की नकड़दादी कहा जाता है। सो उसके बाद ये नाटक प्रिंट हुआ, प्रकाशित हुआ, और मैं जलियांवाला बाग बोलता हूँ किताब के रूप में हमारे सामने आया, जिसको भारतीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, बाल नाटक लिखना और उस विषय पर लिखना जो विषय बहुत गंभीर है, इस गंभीर विषय को सादा करना, बच्चों की मानसिकता के स्तर पर जाकर इसे लिखना, खेलना, ये काम कितना मुश्किल लगा आपको? सचमुच नाटक लिखना और फिर बाल नाटक लिखना ये बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास बच्चों की भाषा नहीं होती, हमारे पास बच्चों का मनोविज्ञान नहीं होता। विशेष तौर पर जब आपने इतिहास को नाटक के रूप में, एक्शन के रूप में बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों को खिलवाना है और मंच पर प्रस्तुत करना है, तो ये उससे भी बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा। 2 तरह का होमवर्क करना पड़ा। एक तो कंटेंट पर वर्क करना पड़ा, क्योंकि जब इतिहास लिखते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कोई घटना इधर उधर ना हो जाए, कोई तथ्य गलत ना हो जाए। तो एक तो वर्क करना पड़ा इतिहास की जानकारी को सामने लाने का, और दूसरा सबसे जो मुश्किल कार्य था वो था इतिहास को बच्चों की भाषा में, सरल भाषा में, रोचक भाषा में, ऐसी भाषा में जिसमें नाटकीयता हो, उस तरीके से पेश करना। तो इसमें मैंने तजर्बा जो किया, मैंने जलियांवाले बाग को एक करैक्टर के रूप में पेश कर दिया। मेरा सारा नाटक जो है ना, वो जलियांवाला बाग एक करैक्टर के रूप में पेश करता है। मैंने 4 बच्चों को कोर्स के रूप में तैयार किया, जो 4 बच्चे मिलकर जलियांवाले बाग का अभिनय करते हैं। पूरे नाटक में जलियांवाला बाग अपनी कहानी आप सुना रहा है, वो बच्चों से संवाद कर रहा है कि अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, अब आपको मैं रोल एक्ट के बारे में बताता हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ। सो 10 एपिसोड में जलियांवाला बाग खुद अपनी कहानी सुना रहा है, और उसके साथ
7-8 बच्चे हैं जो अलग अलग कैरेक्टर के रूप में बदल बदल कर हर एपिसोड में आते हैं। सो मेरे लिए बिल्कुल नया तजर्बा था, जो मैंने जलियांवाले बाग को एक कैरेक्टर के रूप में पेश करके पूरी कहानी उसके मुंह में डालकर बच्चों की भाषा में बच्चों के साथ संवाद करके बच्चों के सामने पेश किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भेंटवार्ता साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार कुलदीप सिंह दीप से। भेंटकर्ता थे बिरिंदर सिंह। प्रस्तुति प्रतिष्ठा जैन, आकाशवाणी जालंधर। पंजाबी साहित्य की बात हुई तो एक बड़ा रचनाकार जो अपनी रचनाओं को पाठकों को सौंपकर फानी दुनिया को अलविदा कह गया, उसे याद करके अपनी श्रद्धांजलि दिए बिना यह पत्रिका अधूरी रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं कवि सुरजीत सिंह पातर की। न मालूम कितने काव्य प्रेमियों के हृदय में ये रिक्ति हमेशा रहेगी। साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक अनन्य संबंध तो जरूर है। एक आम पाठक को यह रिश्ता कुछ गूढ़ सा अवश्य लग सकता है। समग्र गांधी वाङ्मय इस दिशा में उसे सर्वोत्तम उदाहरण के तौर पर आलोकित कर सकता है। प्रभाष जोशी। पत्रकारिता को जानने समझने वाले इस नाम के प्रभाव को बेहतर समझते होंगे। 15 जुलाई प्रभाष जी का जन्मदिन है। उनके विस्तृत कृतित्व को याद करते करते ये हैं अरविंद तिवारी, अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब। प्रभाष जोशी जी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। पत्रकारिता, क्रिकेट, कबीर, ऐसे तमाम पहलू थे उनके, जिसको लेकर मतलब उनकी एक अलग पहचान थी। इंदौर उनकी कर्मस्थली शुरुआती दौर में रहा। इंदौर प्रेस क्लब के वो संस्थापक सदस्यों में थे। बाद में दिल्ली चले गए और जब वो जनसत्ता के संपादक थे तब उन्होंने जो कागज कार्य के माध्यम से जो लिखा, कागज कार्य उनका इतना लोकप्रिय स्तंभ था जो आज भी चर्चा में है। और हमने इंदौर प्रेस क्लब में यादों में प्रभाष एक कार्यक्रम किया था और उसमें जो हमने एक स्मारिका निकाली थी उसमें कागज कार्य के कई चुनिंदा जो उन्होंने लिखा था वो हमने लेख लिए थे। आज भी हमारे पास कई लोग इंदौर आते तो हमसे कहते हैं कि हमें उसकी कॉपी आप उपलब्ध कराइए। एक संकलन है वो। और क्रिकेट के वो इतने शौकीन थे, मतलब कई बार उनको धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को लॉर्ड्स के मैदान पर गैलरी में देखना, दर्शक दीर्घा से देखना, और एक एक बॉल पे जो उनकी रिएक्शन रहती थी प्रभाष जोशी की, वो देखने काबिल रहती थी। शास्त्रीय संगीत के वो बहुत अच्छे जानकार थे और खासकर कबीर के पदों में उनकी बहुत रुचि थी। मतलब कुमार गंधर्व से जुड़े अनेक आयोजन उन्होंने दिल्ली में करवाए। प्रहलाद सिंह टिपानिया जो हैं, जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जो देश के बहुत बड़े कबीर पद गायक है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में प्रभाष जी का बहुत, स्टूडेंट के रूप में मैंने देखा कि जनसत्ता की कितनी डिमांड रहती थी। बहुत छोटे छोटे कस्बों में जहां जनसत्ता की 2-3 प्रतियां पहुंचती थी, वहां प्रभाष जी का लिखा कागज कार्य पढ़ने के लिए लोग आपस में अखबार को शेयर करते थे। प्रभाष जोशी को याद करते हुए स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी इंदौर। बंकिम चंद्र चैटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, नानक सिंह, केदारनाथ सिंह, कुंवर बेचैन की स्मृतियों को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता और मनोज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।